वीराना एपिसोड 16। पल्लवी लॉकेट लेकर घर आती है पर उसे सार्थक कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। वह उसे ढूंढती है। अब सार्थक कहाँ गया? मैंने उससे कहा था कि घर पर ही रहे। उतने में उसे एक हवलदार का फ़ोन आता है। क्या आप किसी मंदार सूबेदार के नाम के व्यक्ति को जानती है? जी नहीं, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानती। पर आप क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि उसने इंस्पेक्टर का खून कर दिया है जो सार्थक को ढूंढ रहा था। हवलदार पल्लवी को पूछताछ करके फ़ोन रखता है। मंदार सूबेदार, कहीं वह तो नहीं जिसकी रूह सार्थक के शरीर में है? पल्लवी वाड़े के सारे कागजात ऑफिस में ढूंढती है। उसमें उसे मंदार सूबेदार का नाम भी मिल जाता है। अच्छा, तो ये वाड़ा पहले मंदार सूबेदार का था। इसका मतलब यह है कि सार्थक के शरीर में उसी की रूह है। पल्लवी ऑफिस से घर आ जाती है और सार्थक को फ़ोन लगाने की कोशिश करती है। ये सार्थक तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। तभी पल्लवी की नज़र टीवी पर आ रही न्यूज़ पर पड़ती है। अमरावती एक्सप्रेस में टीसी का खून हो गया है। उसके साथ में 2 लोग और भी मारे गए हैं और पुलिस कातिल को ढूंढ रही है। सीसीटीवी कैमरों के रिकॉर्ड्स चेक किए जा रहे हैं। ये ज़रूर सार्थक यानी उस आत्मा का ही किया हुआ काम है। वह ज़रूर वाड़े की ओर गया होगा। पल्लवी कार निकालकर अमरावती के लिए निकलती है। इधर पॉल और सरिता मनोवैज्ञानिक के पास अगला सेशन करने के लिए जाते हैं। पॉल, आपसे कुछ अकेले में बात करनी थी, इसलिए आज आपको बुलाया है। आप बुरा मत मानिएगा पर आपकी बीवी की दिमागी हालत ख़राब है। उनके कल के बातों पर मैंने काफ़ी विचार किया और मुझे यही लगता है कि उनका जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए। मेरे और उनके डिस्कशन के सारे नोट्स यहाँ मेरी डायरी में लिखे हुए हैं, आप भी देख सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बीवी पागल नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। आप ऐसी बेहुदा बातें कृपया ना करें। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप मेरी बातों को गंभीरता से लीजिए। यह कल्पना कर रही है कि इनमें कोई रूह है। ऐसे में वो किसी पर भी हमला कर सकती है और यह सोच भी सकती है कि इनसे यह रूह करा रही है। मेरी प्रोफेशनल राय में आप इन्हें तुरंत एडमिट कर दें। हमारे यहाँ मानसिक रोगियों का खास इलाज होता है। मनोवैज्ञानिक की बातें सुनते ही पॉल आग बबूला हो गया था और सरिता को लेकर बाड़े की ओर निकल गया। यहाँ अमन वाड़े के बाहर गार्डन में घूम रहा था और यहाँ वाड़े में एक बहुत बड़ी अनहोनी होने जा रही थी क्योंकि वहाँ सार्थक के शरीर में मंदार सूबेदार पहुँच गया था। अरे, यह कौन है जो दरवाजे के आर पार आ जाता है? अभी बताता हूँ तुझे। सार्थक का हाथ लंबा होता चला गया और अमन की गर्दन पर कसने लगा। आह! सार्थक की आंखों में दरिंदगी छाई हुई थी। किसी ने ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं की होंगी और पॉल और सरिता ने तो बिल्कुल भी नहीं। किस्मत का खेल देखो, दोनों माँ बाप उतने में ही बाड़े में आए और सामने की घटना को देखकर दहल उठे। नहीं! दोनों बहुत गहरे सदमे में आ जाते हैं। उनके पीछे गेट अपने आप बंद हो जाता है। सरिता चीखती हुई भागती है। अमन, मेरा बेटा, आह! पर अभी तो सरिता और पॉल को एक और झटका लगने वाला था। सार्थक किसी हैवान से कम ना था। उसका हाथ बढ़ा और सरिता की गर्दन को कसने लगा। तू माँ लगती है इसकी, तुझे अभी इसके पास पहुंचा देता हूँ नरक में। यह सब देखकर पॉल की हालत खराब हो गई। वो गिड़गिड़ाने लगा। प्लीज़, मेरे बेटे को तो तुमने मार ही डाला है। सरिता को मत मारो प्लीज़, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे अपना शरीर दे दे। सार्थक पॉल की आंखों में एकटक झांकने लगता है और मंदार सूबेदार की आत्मा सार्थक के शरीर से निकलकर पॉल में जाने लगती है। तू इस वाड़े का उत्तराधिकारी है ना? अब तेरे शरीर में ही रहकर मैं यहाँ राज करूंगा। इधर पल्लवी कार तेजी से चलाकर कुछ ही घंटों में वाड़े तक पहुंच जाती है। उसे वहां पॉल खड़ा दिखाई देता है। वो उससे सार्थक का फोटो दिखाकर पूछती है, क्या आपने इन्हें यहाँ देखा है? यहाँ से नीचे चले जाइए, वे वहीं गए हैं। पल्लवी पॉल के द्वारा बताए गए रास्ते से अंदर जाती है और उसी कक्ष में पहुंचती है जहां सरिता को एक समय सोने के सिक्के मिले थे। पर वो जैसे ही अंदर कदम रखती है उसे बाहर से धक्का लगता है और ओह नहीं, ये कौन है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है पल्लवी। ओह नहीं, पीछे वो दरिंदा है। सार्थक, आह! जिस तरह मैं भूखा प्यासा इस कक्ष में मरा था, ठीक उसी तरह तू भी इन दोनों के साथ यहीं पर मरेगी। थोड़ी देर बाद पल्लवी तांत्रिक द्वारा दिए गए लॉकेट को सार्थक को देती है। यह लॉकेट मुझे तांत्रिक रकेश्वर ने दिया है, जिसकी मदद से हम इन आत्माओं का इतिहास और इच्छा जान पाएंगे। ठीक है, मैं अभी इसे पहनता हूँ।
लॉकेट पहनते ही सार्थक को वाड़े का सारा इतिहास याद आने लगा और वह सब कुछ बताता चला गया। सदियों से यह वाड़ा सूबेदार परिवार का था। ये परिवार अमरावती में जाना पहचाना था। लोग इनकी इज्जत करते थे। इसमें 18 लोग रहते थे, 3 भाई और उनकी पत्नियां और बच्चे थे। सबसे बड़े भाई के 2 बेटे थे, मंगेश बड़ा और मंदार छोटा। मंगेश की पत्नी और 2 बच्चे थे। मंदार की शादी नहीं हुई थी। इनके पूर्वजों ने राजाओं के समय से सोने के सिक्के इकट्ठे कर रखे हुए थे। सिक्कों को जमीन में और कुएं के आसपास गाड़ रखा हुआ था ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को धन की जरूरत पड़े तो उन्हें निकाला जा सके। यह बात दोनों भाई मंगेश सूबेदार और मंदार सूबेदार बचपन से सुनते आ रहे थे। मंगेश सूबेदार ने इन बातों पर कभी विश्वास नहीं किया, पर मंदार सूबेदार का इस बात पर बहुत विश्वास था। उसे सिक्कों में बड़ी दिलचस्पी भी थी। जीवन भर वह ऐसी चीज़ों की तलाश करने में लगा रहता था और एक दिन सही में कुएं के तल के एक तरफ खोदने पर उसे वे सोने के सिक्के मिले, पर उसने यह बात कभी किसी को नहीं बताई। जब बाड़े का बंटवारा हुआ तो मंदार बाड़ा अपने नाम पर करना चाहता था, पर उसके पिताजी ने बाड़ा बड़े भाई मंगेश के नाम पर कर दिया था। इस बात से मंदार अपने बड़े भाई मंगेश से हमेशा नफरत करता था। एक दिन मौका पाकर मंदार ने मंगेश को कुएं में धकेल दिया। मंगेश सूबेदार की कुएं में डूबकर मौत हो गई। दिन इसी तरह निकलते गए, पर मंगेश सूबेदार की विधवा रचना हमेशा सोचती थी, मंगेश की कुएं में गिरकर मौत कैसे हो गई? मुझे मंदार पर शक हो रहा है। एक दिन रचना ने मंदार सूबेदार को चुपके से गुप्त रास्ते से नीचे उतरते हुए देखा। वह भी उसके पीछे पीछे गई। उसने उस कमरे में बहुत सारे सिक्के रखे हुए देखे। एक दिन जब मंदार सूबेदार वहां नहीं था, तब रचना उस कमरे में गई। वहां जाकर वो सोने के सिक्कों को निहार रही थी। इतने में मंदार वहां पहुंच गया। मंदार ने रचना को वहां पर लगे हुए आईने के ऊपर इतनी जोर से धक्का दिया कि आईने से टकराकर उसकी मौत हो गई। परिवार के 2 लोगों की मौत होने पर बाकी सभी लोग एक दूसरे से डरने लगे। सोचने लगे कि कोई न कोई तो है जो हत्यारा है। अपने इस अपराध को दबाने के लिए और कहीं यह बात राजा के कानों तक न पड़ जाए, यह सोचते हुए मंदार पूरे परिवार को सोने के सिक्के दिखाने के लिए तहखाने में ले गया और उन्हें वहीं जलाकर मार डाला। इसके बाद मंदार सूबेदार पूरे वाड़े में अकेला रहता था। उसने गांव में यह अफवाह फैला दी कि उसका पूरा परिवार आग में जलकर मर गया। वह किसी तरह अकेला बच गया। उसकी असलियत कोई नहीं जानता था और किसी ने उस पर शक भी नहीं किया। इसके बाद एक दिन मंदार सूबेदार उन सिक्कों को लेकर निकलने के लिए उस गुप्त कक्ष में गया। जैसे ही वह अंदर गया, कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मंदार को पूरा परिवार भूतों में बदला हुआ दिखाई दिया था। मंदार उस कक्ष में चीखता चिल्लाता रहा, पर वह दरवाज़ा नहीं खुला। सिक्कों के साथ मंदार ने वही दम तोड़ दिया। लोगों को आत्माओं की आवाज़ें आने लगी। अलग अलग किस्से बनने लगे। पूरे परिवार में जितने लोग थे, सभी की आत्माएं उस बाड़े में घूमती थी। अक्सर मंदार सूबेदार की आत्मा लोगों को परेशान करने लगी। गांव के लोगों ने एक तांत्रिक को बुलाकर मंदार सूबेदार की आत्मा को एक कमरे में कुछ सोने के सिक्के रखकर बंद करवा दिया, क्योंकि उसे उन सिक्कों से प्यार था। रचना की आत्मा वह जिस आईने से टकरा कर मरी थी उसी में बांध दी गई। बाकी सारे परिवार की आत्माओं को उस पेंटिंग में बांध दिया गया। पर फिर भी यह वाड़ा हमेशा के लिए वीरान हो गया, क्योंकि किस्से और अफवाहें चलती रही। वर्षों बाद, बल्कि शताब्दियों के बाद, रंजीत और सार्थक ने उस बाड़े में कंस्ट्रक्शन शुरू किया। उसमें बाड़े के उस भाग को गिराया गया जिसमें वह कमरा था जिसमें मंदार सूबेदार की आत्मा कैद थी। उस कमरे के टूटते ही मंदार सूबेदार की आत्मा आज़ाद हो गई। उसके बाद उस कमरे को खोला गया जिसमें वह पेंटिंग लगी हुई थी। उस कमरे के खुलते ही परिवार के सारे सदस्य की आत्माएं भी आज़ाद हो गई। इसीलिए रंजीत को बाड़े में आत्माएं दिखाई देती थी, और जब वह कुएं के आसपास गया तो उसे कुएं में धकेलकर मंगेश सूबेदार की बेटी की आत्मा ने मार दिया। मंदार सूबेदार की आत्मा पूरे बाड़े पर अपना अधिकार चाहती थी और सिक्कों पर भी उसे अपना अधिकार जमाना था। इसीलिए वो वाड़े को बिकने नहीं देना चाहती थी। यही आत्मा उस दिन सार्थक के शरीर में प्रवेश कर गई।